एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशंस, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉब स्पेसिफिकेशंस, वर्क लोड रिक्वायरमेंट्स एंड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो हम शुरू करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन से। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हमें फार्मेसी फील्ड में जॉब चाहिए होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हमारे पास कौन कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए। या तो हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, डी फार्म, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर फार्म डी होना चाहिए। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के अंडर, या आप जिस भी स्टेट या जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके अंडर आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। एडिशनल ट्रेनिंग में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हमने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रखी है, ठीक है, हमारी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने मास्टर्स कर रखी है, तो रिसर्च इंडस्ट्री में हमने ट्रेनिंग कर रखी है, अगर हमारे पास कुछ एडिशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं तो उसमें हमारे रिज्यूम में भी बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ आर प्रोफेशनल नॉलेज। हमारे पास किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिक है सब्जेक्ट, ठीक है, इस पे भी मैंने आपका लेक्चर बना रखा है फर्स्ट चैप्टर का, जो सबसे बेसिक है एडीएमई का और डायनेमिक्स का। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के बारे में भी हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डोजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। टेक्नोलॉजी मतलब हमें फॉर्मुलेशन, किसी ड्रग के कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेशन, स्टेराइल प्रोडक्ट जो हमारे इंजेक्शंस वगैरह में यूज़ होते हैं, आईवी फ्लूइड्स, उन सब के भी फॉर्मुलेशन पता होने चाहिए, उन सब की केमिकल फॉर्मुलेशंस, केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, हमें सारे गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल, जहाँ पे भी हम हॉस्पिटल में या किसी भी सेक्टर में वर्क करेंगे उसकी सारे लॉज वगैरह पता होने चाहिए। हॉस्पिटल प्रोसीजर्स के अंदर हमें ड्रग्स को रखने की स्टोरेज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, बीपी चेक करना आना चाहिए, स्टिचेस लगाने आने चाहिए। ये सब हमारे कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो एक फार्मासिस्ट को आने चाहिए जब आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं। इस स्किल रिक्वायर्ड, आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग स्किल्स, जब आपको दवाई बेचनी आनी चाहिए, मतलब आप उसकी प्रॉपर एक्यूरेट प्रिपरेशन करके दोगे आप उसे डिस्पेंस करने के लिए। जब आप दोगे तो पेशेंट को कैसे बताना है, कितनी डोज लिखी है, उसे कैसे कंपाउंड करके देना है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल स्किल्स, जब आप वार्ड राउंड पे जाते हो डॉक्टर्स के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि इस दवाई के ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, इसके साथ कौन सी दवाई इंटरेक्शन कर सकती है बॉडी में। ठीक है, ये सब चीज़ें। आपको स्टॉक का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, कि कब ऑर्डर करना है, कब एक्सपायरी दवाइयाँ हमें बाहर निकालनी है, स्टोरेज आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो नहीं बोल पाता अपनी बात, नहीं तो आप पेशेंट को कैसे समझाओगे अपनी बात, आप डॉक्टर से कैसे इंटरेक्शन करोगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर्स को, नर्सेस को एडवाइस देना आना चाहिए आपको, पेशेंट्स को करेक्ट मेडिसिन यूज़ के बारे में बताना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन स्किल, आपको हर चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, जिससे आप पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स, उनकी हिस्ट्री, उनका सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिसिनल हिस्ट्री, सब चीज़ आप अपने पास रिपोर्ट्स में रख सको। रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को कोई ड्रग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, किसी डॉक्टर को या किसी नर्स को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, तो आपको वो चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको उन्हें समझाना आना चाहिए। टॉपिक इज़ वर्कलोड रिक्वायरमेंट। वर्कलोड रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक बंदा एक टाइम में कितना वर्क कर सकता है। ठीक है, वर्कलोड मीन्स हाउ वन पर्सन कैन डू अ वर्क इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्सन एक वक्त में कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का वर्कलोड हम कैसे देखते हैं कि वो एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है, वो अकेला अपने डिपार्टमेंट में कितनी देर, कितने घंटे काम कर रहा है, वो एक दिन में कितना प्रिस्क्रिप्शंस फिल कर रहा है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब कि एक हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट ज़रूरी हैं, रखे जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कितने बेड का हॉस्पिटल है।
अब कितने बेड का हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल्स अलग अलग होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल, जिसमें एक में 30 नंबर ऑफ़ बेड्स होते हैं, एक किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट एडजस्ट करे जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये हमारा जो है वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कितने बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए होता है। अगर एक हॉस्पिटल में 50 बेड है तो उसमें 3 फार्मासिस्ट ज़रूरी हैं। अगर 100 बेड है तो उसमें 5 ज़रूरी हैं। 200 है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 है 10 और 500 है तो 15 फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है? इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपका अपने कलीग्स के साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, अगर आप अपने एटीट्यूड में घूम रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। जब कोई आपसे बोलना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो आप एक साथ मिलके वहाँ पे अच्छा आउटपुट कैसे दे पाएंगे, अच्छा काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोफेशनल्स, दो प्रोफेशनल लोगों के बीच के रिलेशनशिप को इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। व्हेन देयर इज़ अ गुड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अगर हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हमारा रिलेशनशिप वहाँ पे अच्छा है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव वाइब्स होगी उस एनवायरनमेंट में। जैसे कि हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप डॉक्टर्स के साथ, नर्स स्टाफ के साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करी, फार्मासिस्ट उसे डिस्पेंस करेगा, बेचेगा। ठीक है, और जो नर्सेज होंगी वो इन पेशेंट जो भी होंगे वहाँ पे एडमिटेड पेशेंट उनको देंगी। तो इन तीनों के बीच अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, पेशेंट पे। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपके लिए और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम या कोई और भी प्रोफेशन अगर हम लेके चलें तो वो प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएगा, उस प्रोफेशन का डाउनफॉल होगा। ठीक है, तो इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइज़, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।